9 विषय हिंदी द्वितीय सत्र इकाई 15 दाज्यू गद्य। उसके लेखक है शेखर जोशी। दाज्यू तो दाज्यू मीन्स जो पहाड़ी इलाका होता है, जहाँ पहाड़ी पर सब लोग रहते हैं, वहाँ जो बड़े भाई होते हैं उसे दाज्यू कहकर बुलाते हैं। तो ये कहानी अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। तो जो हमारे आपस में हमारे जो संबंध है, हमारे जो घर के जो संबंधी होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग या हमसे छोटे जो भी हमारे घर के फैमिली लोग हैं, वो एक दूसरे के प्रति कैसी उनकी भावना होती है। और अगर कोई अनजानी व्यक्ति भी हमारे परिवार जैसी बन जाए तो उसके प्रति हमें कैसा भाव उत्पन्न होता है, उसके बारे में ये कहानी है। तो उसके लेखक है शेखर जोशी। उनके बारे में हम पहले जानेंगे। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। उनके केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। उनके चर्चित कहानी संग्रह कोशी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवा वाहा एवं नौरंगी बीमार है। उनकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद त्रिवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन नामक एक पहाड़ी लड़का है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किसी प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है। इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो इस कहानी में मदन नाम का एक पहाड़ी लड़का है जो शहर में काम की तलाश में आ गया था और वेटर का काम कर रहा था। तो लेट्स स्टार्ट। दाज्यू चौक से निकलकर बाई ओर जो बड़े शाइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। किसे? तो मदन को। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी कुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच भी जनरमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता
लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विकृत की किसी कथा में, मूल में। यानी 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफ़े में बॉय का काम करता था। जगदीश बाबू वहाँ पे चाय पीने के लिए कैफ़े में आते हैं और उस पहाड़ी लड़के से वो प्रभावित हो जाते हैं। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लड़का उनके लिए चाय लेकर आता है और जब लड़के ने उनसे पूछते हैं कि चाय साहब, तो लड़के के ये 2 शब्द सुनकर लगता है कि जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया है। वो उस लड़के में अपने कोई फैमिली मेम्बर है उस ऐसा भाव उन्हें लगता है और वो हर रोज़ वहाँ पे कैफ़े में चाय पीने जाते हैं। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपने पन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, अपना स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर की कैफ़े होटल, सब उन्हें याद आने लगता है। चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी वो रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? तो उस बॉय ने बोला, मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ पे है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा का हूँ। तो इस तरह जगदीश बाबू को मदन में कुछ अपनेत्व का एहसास हुआ और जब वो चाय पूछने आया तो उसने उनसे ये सारे सवाल पूछ लिए कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो। तो इस तरह लड़के से बातचीत होने लगी। वह अपना नाम मदन बताता है और अपने गांव का नाम भी बताता है। लड़का यह जानकर बहुत खुश होता है कि जब उसे मालूम पड़ता है कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव है। फिर आगे बाबूजी ने उसे पूछा तो विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने उसे पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद उसे अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ना तुम्हारे गांव का? जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोट या लगो, वह सचुकता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसी के निकट के गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, गांव की नदी, ईजा यानी माँ, पहाड़ी पर माँ को ईजा बोलते हैं, बाबा, दीदी, सब उसे याद आने लगे। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाज्यू, जय हिंद। दाज्यू, आज तो ठंड बहुत है दाज्यू। क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? ह्यू यानी हिम।
दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ी और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता है, दाजू कोई चीज़? पानी लाऊं? लाया दाजू, शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। तो इस तरह जो मदन है और वो जगदीश बाबू के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर जगदीश बाबू हर रोज़ कैफ़े में आते हैं और उस मदन उन्हें दाजू दाजू यानी बड़े भाई की तरह उसे हर रोज़ बुलाने लगता है और वो उनके बोलने से पहले ही उनकी चीज़ें उनके सामने रख देता है। तो इस तरह इन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। और फिर आगे हर रोज़ फिर जगदीश बाबू वहाँ आने लगते हैं और जब जगदीश बाबू भी उस गांव के पड़ोस के गांव के हैं, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसे अपना बड़ा भाई मिल गया है। वह उन्हें दाजू यानी बड़ा भाई कहकर संबोधित करने लगता है। उसे अपनापन उनसे महसूस होता है। 2-4 दिनों में ही दोनों का अजनबीपन बिल्कुल दूर हो जाता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे नहीं सारा शहर अपना अपना लगने लगता था कि रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहना अच्छा नहीं लगता था और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू दाजू ऐसी बूमें लगा रहता था। मदन, इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यवर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहं की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू, चाय लाओ? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्ला रहे हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का सवाल है, ख्याल नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सका या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन उसे वाकिफ था कि कुछ तो उन्हें खराब लगा है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर के दी कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों में और दीदी की आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अतः अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल देने पर मनुष्य को जो भी निश्चय करता है वो भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मदन पूर्वतः काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू ऐसा कहा। स्वयं ही जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा कि 2 चाय लाओ, 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू ऐसा मदन ने नहीं कहा और कहने की अपेक्षा लाया साहब ऐसा कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो गए हो। तो इस तरह दाजू कहलाना वो जगदीश बाबू को पसंद नहीं था। मदन से हुए परिचय ने जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया था, परंतु वे उसके द्वारा कहने जाने वाले बार बार दाजू संबोधन को पसंद नहीं करते थे।
उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर आघात लगा। ऐसा लगा। एक दिन दाजी जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया। मदन ने आया। दाजू दाजू शब्द सुनते ही वे क्रोधित हो उठे और मदन ने पूछा, दाजू चाय लाओ। जगदीश बाबू बोले, चाय नहीं, लेकिन ये क्या दाजू दाजू कर कर चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रतिष्ठा का ख्याल भी है कि नहीं तुम्हें? इस तरह जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से भर गया और मदन को ये अच्छा नहीं लगा। उसने अपने मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर कर वो चला गया। जब दूसरे दिन जगदीश बाबू कैफ़े में अपने मित्र के साथ आए तब वो उनसे दूर दूर रहने लगा और दाजू के बदले वो अब उनको साहब कहकर बुलाने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि वो उनका वो जगदीश बाबू में अपने घर के परिवार के सदस्य जैसा समझता था, जैसे उनको अपनी माँ और बाबा की बाहें महसूस होती थी, अपनी दीदी का आंचल महसूस होता था। लेकिन वो सब उससे किसी ने अचानक छीन लिया हो, ऐसा मदन को लगने लगा और मदन बहुत अंदर से टूट गया था। फिर आगे, बॉय कहते हैं साहब मुझे। दूसरे दिन जब बचपन के साथी हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफ़े में चाय पीने आए तो जगदीश बाबू ने उन्हें बुलाया, पर वह पहले जैसा नहीं रहा और ऐसे ही सिंपल वेटर की तरह वो उनके सामने आ गया। शायद पहाड़ी या है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने, यानी जगदीश बाबू के जो मित्र थे, उन्होंने पूछा। हेमंत ने एहसास चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें, ये सारे शब्द मदन की आंखों के सामने आने लगे। जगदीश बाबू ने आंख उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? तो मदन बोला, बॉय कहते हैं साहब मुझे यहाँ पे सब। तो मदन ने अपना नाम उसे बॉय बताया। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। तो इस तरह जब हेमंत ने दोबारा नाम पूछा तो उन्होंने उसका नाम उसने बॉय कहते हुए वो वहाँ से चल गया और कहा कि मुझे सब बॉय कहते हैं साहब, मुझे कहकर मदन मुड़ गया और वहाँ से अब चला गया। अब ना वो जगदीश बाबू को बुलाता था, दाजू कहकर संबोधित करता था और कुछ नहीं। अब उसे लगा कि जैसे वो पहले था वैसे ही अकेला हो गया था। तो इस तरह इस कहानी में हमें सुंदर एक जो 9-10 वर्ष का बालक था मदन, उसकी कहानी हमें दिखाई गई है कि उसे अकेले शहर में एक अपनेपन सा लगने लगा और वो भी उनसे छीन गया और जगदीश बाबू ने उसे डांट दिया। उसके आगे है उसके शब्दार्थ। शक्क काफ यानी उजली, मीनू तो व्यंजन, सूची निसंग यानी अकेला, जन सदमय यानी शोरगुल युक्त, जो लोगों से भरा पड़ा हो वो, हिम यानी बर्फ, ह्यू यानी बर्फ, यानी घमंड, प्रेस्टीज यानी इज्जत, वेदना यानी पीड़ा। तो इस तरह
यहाँ पे ये जो हमारा 15 चैप्टर दाज्यू वो फिनिश होता है। सो नेक्स्ट पीरियड में हम मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।